21 अक्टूबर 2024 को करण जौहर एंड आदर पूनावाला की तरफ से मीडिया के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि करण जौहर ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन एंड धर्मेटिक एंटरटेनमेंट का 50% हिस्सा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO एंड पूनावाला फिनकॉर्प के चेयरमैन आदर पूनावाला को 1000 करोड़ रुपए में बेच दिया है। यानी आगे से धर्मा प्रोडक्शन एंड धर्मेटिक एंटरटेनमेंट के 2 मालिक हो जाएंगे। हालांकि करण जौहर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में और अपूर्वा मेहता, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन को साल 2005 में CEO के रूप में ज्वाइन किया था, ये लोग आगे भी अपनी अपनी पोजीशंस पर बने रहेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि करण जौहर आदर पूनावाला को 50% स्टेक देने से पहले इस डील के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, सारेगामा और अडानी ग्रुप के लोगों से भी मिले थे, पर उनके साथ बात नहीं बन पाई। इवन कॉनमैन सुकेश चंद्र शेखर ने भी तिहाड़ जेल से करण जौहर को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने करण जौहर को उनकी कंपनी का 50 से 70% हिस्सा अक्वायर करने का ऑफर दिया था। इवन उन्होंने लेटर में लिखा था कि अगर करण जौहर टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं तो इस डील को 48 घंटों के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। हालांकि उनके साथ शायद इसलिए बात नहीं बन पाई क्योंकि कॉनमैन सुकेश चंद्र शेखर कंपनी का 50 से 70% हिस्सा अक्वायर करके कंपनी को शायद कंट्रोल करना चाहते थे। एंड फाइनली ये डील 1000 करोड़ रुपए में आदर पूनावाला के साथ डन की गई। पर करण जौहर पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो उनको अपनी 50 साल पुरानी कंपनी का 50% स्टेक बेचना पड़ गया हो। अब देखिए, इसका सही कारण तो करण जौहर ही बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा तब करते हैं जब कंपनी लॉस में चल रही हो या कंपनी को एक्सपेंड करना हो या फिर डेट यानी कर्ज वगैरह हो गया हो। ऐसे में लोग अपनी कंपनी या एसेट्स में कुछ % स्टेक के बदले बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल पार्टनर के रूप में जोड़ते हैं। हालांकि इस पर करण जौहर का कहना है कि इस पार्टनरशिप का एम कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑडियंस के लिए और भी बेहतर फिल्में बनाना है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना है। वैसे करण जौहर आजकल इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि करण जौहर की फिल्में, उनकी कास्टिंग और प्रोडक्शन सब बहुत महंगे और बड़े लेवल के होते हैं। पर अब ये कह रहे हैं कि एक्टर्स को इतने पैसे देना ठीक नहीं है, जबकि इस तरह के कामों की शुरुआत इन्हीं के जैसे लोगों ने की थी। वैसे भी कोविड के बाद से इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्म प्रोडक्शंस लॉस में हैं, क्योंकि कुछ समय पहले पूजा एंटरटेनमेंट के खिलाफ भी एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने टेक्नीशियंस, वर्कर्स, आर्टिस्ट और वेंडर्स को 2 सालों से पेमेंट नहीं किया है। इवन पूजा एंटरटेनमेंट के खिलाफ तो अली अब्बास जफर और टीनू देसाई ने भी अपनी डायरेक्शन फीस ना मिलने के कारण फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय में कंप्लेंट भी की थी। हालांकि उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। खैर, अगर धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर की पिछले 1-2 सालों के अंदर प्रोड्यूस की गई कुछ मूवीज और शोज की बात करें तो ये रही लिस्ट, जिनमें से ज़्यादातर मूवीज या तो एवरेज हिट हुई हैं या फिर फ्लॉप हुई हैं। इवन इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए शोज का तो फिल्मों से भी ज़्यादा बुरा हाल है। अगर धर्मा प्रोडक्शन के रेवेन्यू की बात करें तो धर्मा प्रोडक्शन ने फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में टोटल 1040 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, जिसमें से प्रॉफिट मात्र 10 करोड़ 69 लाख रुपए का हुआ था। तो क्या ये कहना गलत होगा कि करण जौहर आजकल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं? हालांकि ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट में बताना कि क्या करण जौहर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का 50% स्टेक बेच दिया, या फिर क्या वो सच में अपनी कंपनी को एक बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि धर्मा प्रोडक्शन को साल 1976 में करण जौहर के फादर यश जौहर ने लॉन्च किया था और उनकी पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर थी अमिताभ बच्चन की फिल्म दोस्ताना। और तब से लेकर अभी तक धर्मा प्रोडक्शन के अंडर मोर देन 60+ मूवीज को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप बॉलीवुड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के